नमस्कार साथियों, GLCIS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। 1500 प्रश्नों की इस अति महत्वपूर्ण सीरीज में हम लोग आज फिर कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं दे दूँ कि GLC के इस प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन पर एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। 251 रुपीज़ की ही है वो मात्र, और वहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं और उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आप यहाँ पर इनको देखिए, और फ्री टेस्ट भी हैं तो आप एटलीस्ट उनका लाभ तो ज़रूर लीजिए। चलिए आते हैं अपने 1500 प्रश्नों की सीरीज़ में। देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें हमारा, मानव संबंध सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अल्टन मेयो। अब मानव संबंध सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये GLC संस्थान है। अब इस संस्थान में हो सकता है किसी टीचर की जो है सैलरी 1 लाख रुपए हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई पियोन का काम करता है और उसकी सैलरी 8,000 हो, 10,000 हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सैलरी अधिक है तो उनको हम अधिक महत्वता दी जाएगी उनके व्यवहारों को, या जिनकी सैलरी कम है उसको, ऐसा नहीं है। जो पियोन है तो उसको भी लंच का लिए टाइम मिलना चाहिए, और जिसकी सैलरी 1 लाख है, जो टीचर है उसको, जो सीनियर है उसको भी लंच के लिए टाइम मिलना चाहिए। उसी तरह जिस प्रकार जो सीनियर पर्सन है उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, या वो थक जाता है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसको रेस्ट के लिए टाइम दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो पियोन है वो भी तो इंसान है, वो भी तो थकता होगा, तो उसको भी तो रेस्ट की ज़रूरत है। तो दोनों के मानवीय व्यवहार जो है उनको बराबर महत्वता या महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस जो है उन दोनों को दी जानी चाहिए। ये बात किसने बताई थी हमको? ये बात बताई थी अल्टन मेयो ने। तो ध्यान रखिएगा, मानव संबंध सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? अल्टन मेयो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था पीटर ड्रकर ने। अब व्हाट इज निर्णयन, क्या होता है निर्णयन? तो देखिए, जैसे कि आपके सामने बहुत सारी एग्जाम है, अभी आपने पटवारी का फॉर्म भी डाला होगा, आपने आबकारी आरक्षक का भी डाला होगा, आपने वन आरक्षक का भी डाला होगा, PSC का भी डाला होगा, और पॉसिबल है कि UPSC का भी डाला होगा। अब मान लो कि सभी की एग्जाम एक ही डेट पर आ जाए, ऐसा होता नहीं है पर हम मान लेते हैं, तो फिर आप किस एग्जाम को चुनेंगे? तो कोई ना कोई एक एग्जाम आपको चुननी होगी ना, कि नहीं सभी एग्जाम जो है एक ही डेट पर है तो मैं ये वाली एग्जाम को प्रीफर करूंगा या करूंगी। तो जो आप उन सभी विकल्पों में से किसी एक एग्जाम को चुनेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिसीजन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? निर्णयन। तो क्या कहा है पीटर ड्रकर महोदय ने? निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। तो बहुत सारे विकल्पों में से आपने एक चीज को चुना, वो क्या हो गया? आपका निर्णयन हो गया। ये बात कही पीटर ड्रकर ने। अगला देखिए, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत किसने दिया? अब किसने दिया? ये डेविड रिकार्डो ने दिया। और क्या कहा इन्होंने इसके तहत? कि कोई भी मजदूर है, कोई भी काम कर रहा है तो उसको एटलीस्ट इतनी तनख्वाह मिले कि उससे उसका जीवन निर्वाह हो जाए। और जीवन निर्वाह से तात्पर्य उन बुनियादी चीज़ों को वो मतलब बुनियादी चीज़ें प्राप्त कर ले। और बुनियादी चीज़ें कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान। पहले बुनियादी चीज़ों में सिर्फ 3 चीज़ें जुड़ी हुई थी, रोटी, कपड़ा, मकान, और अभी इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ऐड कर दिया है। तो अभी कितनी बुनियादी चीज़ें हो गई? 5। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये 5 चीज़ों का जो है वो प्राप्त कर सके, इनको इतनी बेसिक इनकम उसकी होनी चाहिए। तो ये जीवन निर्वाह सिद्धांत किसने दिया मजदूरी का? डेविड रिकार्डो ने। हालांकि वो बात अलग है कि अब मुझे लगता है कि 5 बुनियादी चीज़ों की जगह 6ठी बुनियादी चीज़ में इंटरनेट को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट के बिना किसी का दिन निकलता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। परिमाणात्मक रूप में व्यक्त की गई योजना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे बजट कहते हैं। सीधा सा मतलब परिमाणात्मक या परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। और बजट के अंदर क्या है? हर चीज की एक मात्रा दिखाई गई है। जैसे शिक्षा के लिए हम इतना प्रतिशत खर्च करेंगे, सुरक्षा के लिए इतना प्रतिशत खर्च करेंगे, या फिर स्वास्थ्य के लिए इतना प्रतिशत। तो हर चीज की एक मात्रा, एक परिमाण तय किया गया है। तो परिमाणात्मक रूप से व्यक्त की गई योजना को क्या कहेंगे? बजट कहेंगे।
अगला देखिए, आम बजट को रेलवे बजट से कब पृथक किया गया? तो कब किया गया पृथक? 1924-25 के समय में, 1924-25 के सेशन में किया गया। और वो कौन सी समिति थी जिसने ये सिफारिश करी थी कि आम बजट को रेलवे बजट से पृथक किया जाना चाहिए? तो उस समिति का नाम आप याद रखिएगा। कौन सी समिति थी वो? एकवर्थ समिति। कौन सी समिति? एकवर्थ समिति। क्या सिफारिश करी थी इन्होंने? आम बजट को रेलवे बजट से अलग किया जाना चाहिए। और कब किया गया अलग? 1924-25 में। ठीक है, और वापिस से इनको एक भी कर दिया गया है। तो वापिस से इन दोनों को कब जोड़ा गया? 2017-18 में, 2017-18 में इसको वापिस से विलय कर दिया गया इन दोनों बजट का। अगला प्रश्न देखिए, लेखा व अंकेक्षण को 1976 में पृथक किया गया। कब पृथक किया गया लेखा और अंकेक्षण को? 1976 में। कल मैं आप लोगों को पुस्तपालन, लेखांकन और अंकेक्षण तीनों में अंतर बता चुकी थी। आज एक बार फिर बता देती हूँ कि लेखांकन और अंकेक्षण दोनों में अंतर क्या होता है। तो लेखांकन में हम क्या करते हैं, जो भी महीने के या दैनिक रिकॉर्ड है या जो भी आया गया, आय व्यय जो भी हुआ उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। और अंकेक्षण में क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड हमने तैयार किया है उसको चेक किया जाता है कि भाई यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ सही है, मतलब कितना सही है कितना गलत है, कोई डेटा गलत एंट्री तो नहीं कर दी किसी चीज की। तो वो सारी चीजें चेक करना, ये क्या कहलाएगा? अंकेक्षण कहलाएगा। तो देखिए क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था? 1971 में एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था, किसको लेकर? सीएजी के संबंध में। सीएजी की कार्य और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए एक अधिनियम आया था। कब? 1971 में। इस अधिनियम में ये बताया गया कि जो सीएजी है वो क्या करेगा? लेखांकन और अंकेक्षण, लेखांकन और अंकेक्षण ये दोनों कार्य कौन करेगा? सीएजी करेगा। कि जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार है इनके सभी चीजों का लेखांकन और अंकेक्षण कौन करेगा? सीएजी करेगा। ये कब बताया गया था? 1971 के अधिनियम में बताया गया था। लेकिन फिर 1976 में क्या कहा गया कि सीएजी को लेखांकन के, किसके? लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लेखांकन के कार्यों से सीएजी को मुक्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1976 में। और सीएजी को सिर्फ कौन सा काम दिया गया? सिर्फ अंकेक्षण का। और अंकेक्षण में क्या होता है? चेक किया जाता है कि कितना डेटा जो है सही मेंशन है, कितना डेटा गलत मेंशन है। तो जो भी हम देखते हैं कि ये स्कैम हुआ, वो स्कैम हुआ, तो ये सारे स्कैम का खुलासा कौन करता है? वो करते हैं सीएजी। और वो क्यों कर पाते हैं ऐसा? क्योंकि वो क्या करते हैं? अंकेक्षण करते हैं, वो चेक करते हैं चीजों को कि कहाँ गलत हुआ कहाँ सही हुआ। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 1971 में एक अधिनियम आया, उसने सीएजी के कार्य और शक्तियों को निर्धारित किया, जिसमें उनको एक कार्य दिया गया कि सीएजी जो है वो लेखा और अंकेक्षण दोनों काम करेगा। और 1976 में क्या कर दिया गया? सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया और सिर्फ अंकेक्षण का काम दिया गया। इसलिए हमने क्या तथ्य लिखा है यहाँ पर? फैक्ट देख लीजिए, लेखा व अंकेक्षण को कब अलग किया गया? 1976 में अलग किया गया। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अगला देखते हैं प्रश्न, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से हुई है। किससे? बुजेट से। और इसका अर्थ क्या है? चमड़े का थैला या झोला। तो बस ध्यान रखना है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है और अर्थ क्या होता है उसका? चमड़े का थैला। ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा तो है, लेकिन ये हमारे प्रबंधन का भी पार्ट है, तो इसको प्रबंधन में भी हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगला तथ्य, ब्रिटिश भारत में प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। किसने? जेम्स विल्सन ने किया। और कब किया था इन्होंने? 1860। कब किया? 1860 में। देखिए, जब 1857 में हमारे यहाँ पर क्रांति हुई, अब जब भी क्रांति होती है तो जन हानि, धन हानि, माल हानि, ये सारी हानियां तो होती ही है।
तो जब 1857 की क्रांति हुई तो भारत को आर्थिक नुकसान, बहुत बड़े लेवल पे आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि उस समय में हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे उनका कब्जा था, तो पर नुकसान तो हुआ आर्थिक रूप से, हमको हुआ या ब्रिटिशर को हुआ तो है। तो फिर ब्रिटिशर्स ने सोचा, ये जेम्स विल्सन जो हैं इनसे बातचीत करी। ये क्या, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इनसे बोला कि आप, भारत की आर्थिक स्थिति इस साल खराब चल रही है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ का बजट तैयार कीजिए और देखिए कि कैसे हम यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो फिर जेम्स विल्सन महोदय को भारत बुलाया गया और फिर इन्होंने 1860 में 3 साल बाद, क्रांति के 3 साल बाद 1860 में भारत के लिए पहली बार बजट तैयार किया। तो ध्यान रखना है, ब्रिटिश भारत में प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? जेम्स विल्सन ने। और आजाद भारत में पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो षणमुगम शेट्टी ने किया था। किसने? षणमुगम शेट्टी ने। भारत में बजट की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। मतलब जब बजट प्रस्तुत किया गया तो उस समय वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न, जीरो बजट सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई? तो कहां से हुई? अमेरिका से हुई। और कब करी इन्होंने? 1969 में। और किसने करी? पीटर पायर ने करी। तो जीरो बजट सिस्टम के जनक किसको माना जाता है? पीटर पायर को माना जाता है। और कहां से हुई? अमेरिका से हुई। और जीरो बजट सिस्टम क्या होता है? मतलब किसी भी चीज को बिल्कुल जीरो से शुरू करना। जो भी आय व्यय हैं, एक तो क्या होता है, हम हमारा जो बजट है वो पुराने जो व्यय हुए हैं या पुराना जो रिवेन्यू आया है उसके आधार पर हम नया बजट बनाते हैं। लेकिन जीरो बजट क्या बोलता है कि नहीं, पुरानी चीजों के आधार पर नहीं, बिल्कुल जीरो से चीजों को शुरू करना है। और ये विचारधारा कहाँ से आई? अमेरिका से। और किन्होंने दी? पीटर पायर ने दी। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ZBB क्या है इसका फुल फॉर्म? जीरो बेस बजटिंग। अगला देखिए, जीरो बजट को सनसेट बजट भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, क्या कहते हैं जीरो बजट को? और भी हम सनसेट बजट या सूर्यास्त बजट भी कहते हैं। PPBS इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। PPBS प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। अगला देखिए, EBB इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। देखिए अगला प्रश्न, A2A इसका फुल फॉर्म क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन। अगला देखिए, ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। तो ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल होते क्या हैं? तो ये भी एक वित्तीय साधन है। जिस प्रकार हमने बॉन्ड को देखा था कि किस प्रकार से जो सरकार या कंपनी है या इनको पैसों की आवश्यकता या निवेश की आवश्यकता होती है तो वो बॉन्ड जारी करती है, पर ये दीर्घकालीन अवधि के लिए होते हैं बॉन्ड। और ट्रेजरी बिल ये अल्पकालीन अवधि के लिए होते हैं। जब अल्पकालीन अवधि के लिए पैसा जुटाना पड़ता है सरकार को या कंपनियों को, इनको, तो वो अल्प समय की अवधि के लिए पैसा जुटाने के लिए ट्रेजरी बिल जो है इशू करती है। और ट्रेजरी बिल को टी बिल भी कहते हैं। और इनकी अवधि कितनी होती है? 14 दिन के टी बिल भी होते हैं। उसके अलावा जो है 91 डेज के ट्रेजरी बिल भी होते हैं। ऐसे ये 365 दिन तक के लिए दिया जा सकता है मिनिमम, मतलब मिनिमम 1 साल तक के लिए ट्रेजरी बिल इशू किए जा सकते हैं, इससे अधिक के लिए नहीं। तो दोनों ध्यान रखना है। दीर्घकालीन अवधि में कौन से वित्तीय संसाधन आते हैं? डिबेंचर और बॉन्ड, ये किस में आएंगे? दीर्घकालीन में। और अल्पकालीन समय के लिए पैसा जुटाना हो तो उसमें क्या आएगा? ट्रेजरी बिल आएगा। और इसे जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं? तो इस पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं? ट्रेजरी बिल को कहते हैं। अगला देखिए, ट्रेजरी बिल्स, ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, बिल्स है ये। ट्रेजरी बिल्स अल्पकालीन अवधि उधार उपकरण है जिनकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? 365 कर लेना, 365 दिन होती है। अगला प्रश्न, किस प्लेटफॉर्म पर कम अवधि के लिए ऋण दिया जाता है? यहाँ कम अवधि से तात्पर्य 365 दिन है। तो अब देखिए, ये प्रश्न बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मंच है जहां पर हम कम अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं। जैसे कि हमने बॉन्ड की बात करी या ट्रेजरी बिल की बात करी,
तो ये जो है कंपनियां हैं, इनको पैसा चाहिए रहता है, तो ये बॉन्ड देती है, ट्रेजरी बिल देती है। मान लो मुझे बॉन्ड लेना है, तो मैं जाऊंगी कहाँ लेने के लिए, कौन से मार्केट में मुझे ये मिलेगा? तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में पूछ रहा है कि किस प्लेटफॉर्म पर आपको ये मिलेंगे। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे इसके लिए होता है, एक मार्केट होता है, कौन सा मार्केट होता है? जिसको बोलते हैं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजारों में हमको ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सारे कहाँ मिलेंगे? वित्तीय बाजार में। और वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार। तो जब हमको किसी शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब अल्पकालीन अवधि के लिए जब पैसा जुटाना होता है, तो वो कौन से बाजार में जाना पड़ेगा? मुद्रा बाजार में जाना पड़ेगा। और जब कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा जुटाना है, तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? उनको जाना पड़ेगा पूंजी बाजार में जाना पड़ेगा। जैसे कि बॉन्ड हुआ, तो बॉन्ड क्या है? एक लॉन्ग टर्म, मतलब दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन है। तो बॉन्ड कहाँ मिलेंगे? पूंजी बाजार में मिलेंगे। लेकिन जो टी बिल है, ट्रेजरी बिल है, ये अल्पावधि के वित्तीय संसाधन है, तो ये कहाँ मिलेंगे? मुद्रा बाजार में मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में लंबी अवधि के लिए पैसा जुटाना हो तो, और कम अवधि के लिए मुद्रा बाजार। और प्रश्न में क्या पूछा था यहाँ पर? प्रश्न में पूछा था कि कम अवधि के लिए ऋण लेना हो तो कहाँ जाएंगे? मुद्रा बाजार में जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, डीमैट अकाउंट क्या है? तो एक बैंक अकाउंट की तरह ही ये अकाउंट होता है, जिसमें आप शेयर सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है जहां पर हम पैसों का लेन देन करते हैं, इसी प्रकार हमें शेयर्स का, सिक्योरिटीज का, इनका लेन देन करना हो तो उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ता है? डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट का संबंध किससे है? शेयर्स और सिक्योरिटीज से। अगला देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो कब हुई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की? 1992 में हुई। अगला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार भारत में 1994 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत करी। अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग? तो पहले क्या होता था? ऑफलाइन काम होते थे, हमको दलाल स्ट्रीट जाना पड़ता था, वहां से जो है ब्रोकर है वो शेयर्स खरीदते थे, हमको देते थे। लेकिन फिर 1994 से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हो गई। मतलब आप ऑनलाइन ही कंप्यूटर से डायरेक्ट शेयर को परचेस या सेल कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत पहली बार कब हुई? 1994 में। और किसने करी थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने करी थी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। अगला देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकता से संबंधित है, किसने दिया ये दिया अब्राहम मास्लो ने। अब क्या है इनकी आवश्यकता का सिद्धांत? देखते हैं इसको एक चार्ट के माध्यम से। चार्ट में क्या बताया गया है? सबसे पहली आवश्यकता शारीरिक जरूरत, जैसे कि भूख, प्यास, सोना, ये सारी चीजें। तो हमारी पहली नीड क्या होती है? कि हमारे को खाना मिल जाए, प्यास लग रही तो पानी मिल जाए, नींद मिल जाए। तो पहली जरूरत होती है शारीरिक जरूरत। ये जब इंसान की कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद इंसान को जरूरत लगती है नौकरी की, कि अच्छा स्वास्थ्य हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, तो सुरक्षा की जरूरत होती है। जैसी सुरक्षा की जरूरत कंप्लीट होती है तो उसके बाद आता है संबंध, जिसके अंदर इंसान को लगता है कि भाई मेरे कोई दोस्त हो, मेरा एक परिवार हो, मेरा एक जीवन साथी हो। तो ये वाली आवश्यकता आती है तीसरे नंबर पर। और जैसे ही परिवार, दोस्ती, ये वाली आवश्यकता खत्म होती है तो उसके बाद आती है आत्मसम्मान की आवश्यकता, कि अब जो है अच्छी नौकरी लग जाए और ये सारी चीजें हो जाए तो आत्मसम्मान हो, भाई हम मार्केट में जाएं तो लोग हमसे कहें कि आइए आइए, बैठिए, चाय पीजिए, तो आत्मसम्मान। तो चौथी आती है आत्मसम्मान की आवश्यकता। और इसके बाद आती है स्वप्रत्यक्षीकरण, जैसे कि भाई अब तो सारी चीजें हो गई, सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो गई, अब तो पटवारी बनना है, बस अब तो डिप्टी कलेक्टर बनना है या आईएएस बनना है। तो ये अपनी सबसे लास्ट वाली इच्छा में आ जाएगी। तो इस तरह से आवश्यकताओं को किसने बांटा है? इस तरह से क्लासिफाई किसने किया? मैस्लो ने किया।
तो आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकता से संबंधित है किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने दिया। अगला देखिए, FASB इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1973 में हुई थी। याद रखिएगा इसको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्थापना 1973 में। इसके बाद किसी व्यापार में व्यापार के स्वामी द्वारा अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो कैश या गुड्स निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग या आहरण। जैसे कि समझ लीजिए एक बिजनेस है या एक फर्म है, मेरी एक फर्म है या जीएलसी, मान लो जीएलसी एक फर्म है। अब जो जीएलसी के ओनर है गुरुजी, उनको लगता है कि उनको पैसों की आवश्यकता है, तो उन्होंने जो उनका फर्म है या उनका बिजनेस है, जीएलसी या व्यवसाय है, उसमें से उन्होंने कुछ पैसे अपने इस्तेमाल के लिए निकाल लिए। तो जो उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए जो चीज़ वहाँ से ली है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम आहरण या ड्राइंग कहेंगे। अर्थात जो भी व्यवसाय का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए जो वस्तुएं व्यवसाय में से ले लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आहरण या ड्राइंग्स। अगला प्रश्न देखिए, ARR क्या होता है? ARR का फुल फॉर्म अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। फुल फॉर्म तो बस हल्के हल्के दिमाग में आप ध्यान रख लेना। अगला, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। किसने कहा ये कथन? ये कथन कहा है एलन महोदय ने। अब देखिए, हमने पहला वाला जो वीडियो बनाया था या उसमें हमने पढ़ा था कि नियोजन को क्या कहा गया है? प्रबंधन का हृदय कहा गया है। कि मतलब नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसका महत्व बहुत अच्छे से बताया गया है प्रबंधन के अंदर। तो यहाँ पर क्या कहा एलन महोदय ने? भविष्य को पकड़ने के लिए एक पिंजरा है। अब आपको पटवारी बनना है, आपको कुछ भी जो भी RDC IAS जो भी बनना है, तो आप पहले प्लानिंग तैयार करोगे कि ऐसा ऐसा मैं ऐसे सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा, ये टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, ये किया जाएगा, ऐसे जो है हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। एक प्लानिंग तैयार करते हैं और उस प्लानिंग के द्वारा आप सक्सेसफुल होते हैं, आपकी रैंक आती है, मान लो आपकी रैंक गई, आप पटवारी बन गए, ठीक है। तो आपने जो सोचा उसको पकड़ लिया। तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने बताया कि भविष्य को पकड़ने के लिए एक पिंजरा, किसको बताया? नियोजन को बताया। तो अच्छी प्लानिंग कीजिए और पटवारी बनिए। अगला प्रश्न देखिए, CPM का फुल फॉर्म क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। अगला प्रश्न, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? ये एक्ट 1949 में। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, किसने किया? लुकास पेसियोली ने। किसने? लुकास पेसियोली ने। क्या किया लुकास पेसियोली ने? इन्होंने पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किया। SBU क्या है? SBU का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अगला देखिए, CSR का फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला देखते हैं, MBO ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य आधारित प्रबंधन, वो प्रबंधन जिसमें उद्देश्यों को निर्धारित करके किया जाता है। तो उद्देश्य आधारित प्रबंधन या MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार MBE मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाद द्वारा प्रबंधन। और अपवाद द्वारा प्रबंधन की अवधारणा किसने दी थी? टेलर महोदय ने। अगला प्रश्न, संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप कौन सा है? तो कौन सा है? समिति संगठन। जैसे कि बहुत सारे संगठन होते हैं, मजदूर संगठन होते हैं, शिक्षक संगठन होते हैं। उसी प्रकार आप देखते होंगे गांवों में समितियां बनती है, जैसे कि मंदिर निर्माण समिति हो गई, स्वच्छता संबंधी समिति हो गई। तो सबसे जो लोकप्रिय संगठन है वो कौन सा है? समिति संगठन है, क्योंकि ये हर जगह मौजूद होता है समिति संगठन। अगला देखिए, मुद्रा मापन अवधारणा में सद्भावना, ख्याति, श्रमिकों की कार्यकुशलता आदि का लेखा नहीं किया जाता है।
इसको ऐसे समझिए कि कोई भी आप कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं भी कुछ काम करते हैं, तो आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, आप पूरा वर्क जो है पूरा प्योरिटी से, शुद्धता से पूरा काम करते हैं, लेकिन आपको सैलरी तो जो काम आपने किया है दिन भर में उसकी ही मिलेगी, आपकी ईमानदारी की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार ये बोल रहा है कि मुद्रा मापन अवधारणा में क्या होता है, जो सद्भावना, ख्याति या कार्य कुशलता है, उन चीजों को नोट नहीं किया जाता है। उसमें सिर्फ किन चीजों को नोट में किया जाता है, जो ऐसी चीजों को नोट किया जाता है जो जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू हो, जिनका धन में मापन किया जा सके, उनको ही नोट किया जाता है। अगला देखिए, आहरण पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए आय है, जबकि साझेदारों के लिए वो क्या है, खर्च है। अब आहरण क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जो व्यवसाय का स्वामी है वो अगर व्यवसाय में से अपनी निजी इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज लेता है तो उसे कहेंगे हम आहरण। अब इस वाक्य को समझने के लिए आप मेरा ध्यान से एग्जाम्पल सुनिए। जैसे व्यवसाय है, मेरा एक व्यवसाय है और मैंने उस व्यवसाय में से क्या किया, कुछ पैसे उधार लिए, और मेरा जो व्यवसाय है मेरा अकेली का नहीं है, एक पार्टनरशिप फर्म है, मेरा भी कोई एक पार्टनर है। यहाँ पर हम दोनों ने एक बिजनेस ओपन किया है और उस बिजनेस में से मैंने मेरे निजी इस्तेमाल के लिए 10,000 रुपये ले लिए वहाँ से। अब उस 10,000 रुपये पे ब्याज लगेगा, मान लो उस पर 6% का ब्याज लगा है, तो एक निश्चित समय अवधि के बाद मैं 10,000 तो लौटाऊंगी नहीं, मुझे ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा। तो हो सकता है मैंने उसको 12,000 वापस बिजनेस फर्म को लौटाए हो, मतलब फर्म से लिए तो मैं फर्म को ही पैसा लौटाऊंगी। तो फर्म से लिया कितना मैंने, 10,000, और लौटा कितना रही हूँ, 12,000। तो व्यवसाय को तो ये प्रॉफिट हुआ ना, कि व्यवसाय से 10 लिए गए और 12 उसको मिल गए, 2,000 का लाभ हुआ व्यवसाय को। लेकिन मुझे तो इसका नुकसान हुआ ना, कि मैंने 10,000 लिए और मुझे 12,000 देने पड़ गए, तो मेरे लिए तो 2,000 का नुकसान हुआ। तो क्या बोल रहा है ये, आहरण पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए आय है, मतलब व्यवसाय के लिए तो वो इनकम हो गई क्योंकि व्यवसाय को तो फायदा हो गया, और साझेदारों के लिए खर्च है, मतलब मैं पार्टनर थी, मैंने पैसा लिया था, तो मेरे लिए तो 2,000 का नुकसान हो गया कि भाई मेरी बिजनेस फिर भी मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा। तो साझेदारों के लिए क्या है, खर्च है, जबकि साझेदारी फर्म के लिए क्या है, इनकम है। अगला देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये सिद्धांत किसने दिया, डेविड सी मैक्लियंड ने। अब इसका मतलब क्या है, आप पटवारी बन गए, आपकी रैंक फर्स्ट आ गई, मान लो कि रैंक टॉप 10 में आ गए, आप फर्स्ट रैंक भी आ सकती, कोई मुश्किल नहीं है, आप मेहनत करोगे तो आ भी सकती है। आपकी रैंक आई तो फिर आप क्या सोचोगे, अब यार मैं पीएससी की तैयारी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और पीएससी निकल जाएगी तो फिर आप क्या सोचेंगे, अब आईएएस की तैयारी कर लेता हूँ, है ना। तो जैसे हमको उपलब्धि मिलती है तो उस उपलब्धि से हम अभिप्रेरित होते हैं, उससे हमको और मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी कुछ अच्छा बड़ा बने या और भी अच्छा कुछ करें। तो ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, डेविड सी मैक्लियंड ने दिया। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम अभिप्रेरक कौन कौन से हैं, तो कौन से हैं, दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर आपको। और इसी तरह किसी ने मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया, 10 बच्चों ने उस टेस्ट को दिया, कोई ना कोई एक तो होगा जिसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। अब उसको फुल मार्क्स आए हैं तो मैंने मेरी तरफ से उसको गिफ्ट दिया कि भाई आपको संस्थान की तरफ से 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा टेस्ट में। तो अब जो टॉपर है उसको 1,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, तो बाकी बच्चे भी सोचेंगे कि वाह यार हम भी अच्छा, अगली बार जब टेस्ट होगा तो हम भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे ताकि हमको भी पुरस्कार मिले। तो वो मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर वो क्या करेंगे, अगली बार वो भी अच्छा प्रयास करेंगे अच्छे अंक लाने का। तो ये क्या हो गया, प्रशंसा से जो मोटिवेशन आया वो, तो ये मोटिवेशन उसका स्व मोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन उसको बाहर से मिला है। तो ये क्या हो गया, कृत्रिम मोटिवेशन या कृत्रिम अभिप्रेरक। ठीक उसी प्रकार से दंड है कि भाई आपके नंबर अच्छे नहीं आए टेस्ट में तो अब आप पे जुर्माना लगाया जाता है कि आप जो है पूरी क्लास वालों को कचौरी खिलाओगे या इस संस्थान में जो है आप पंखा लगवाओगे, कूलर लगवाओगे, तो एक जुर्माना लगा दिया गया। तो अब बच्चा क्या सोचेगा कि अगली बार अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे यार, वरना अपने वापस से जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो ये भी उसका एक मोटिवेशन हो गया अच्छे नंबर लाने के लिए। तो इस प्रकार से दंड, प्रशंसा और पुरस्कार ये तीनों क्या है, कृत्रिम अभिप्रेरक है। लेकिन अगर आप लोग पटवारी बनना चाहते हो तो आपको कृत्रिम अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर स्व
जो आपकी इनर मोटिवेशन है वो आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सेवाओं की आयात निर्यात को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं सेवाओं के आयात निर्यात को? अदृश्य व्यापार। ठीक है, व्यापार ये दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक अदृश्य व्यापार और एक दृश्य व्यापार। ठीक है, एक हो गया दृश्य व्यापार और एक हो गया अदृश्य व्यापार। तो जब वस्तुओं का वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य व्यापार। और जब सेवाओं का आयात निर्यात होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अदृश्य व्यापार। वस्तु कोई भी हो सकती है, जैसे कि मार्कर हो गया, किताब हो गई, कॉपी हो गई, तो वस्तुओं का आयात निर्यात दृश्य व्यापार में आएगा। सेवाएं कैसे हो गई? जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि अपने यहाँ SBI है, SBI ने अपनी शाखा ब्रिटेन में खोल दी, तो ये क्या हो गया? बैंकिंग सेवा दी उन्होंने, तो सेवा है, बैंकिंग वस्तु तो है नहीं, तो सेवाओं का व्यापार क्या कहलाएगा? सेवाओं का आयात निर्यात अदृश्य व्यापार कहलाएगा। ठीक है, तो आज के प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके साथ आप GLC की जो टेस्ट सीरीज है उसको भी एक बार वहाँ पर जाकर देखें कि कैसे टेस्ट हैं, क्या है, क्योंकि टेस्ट सीरीज मात्र 251 रुपये की है, नॉमिनल चार्जेस है, आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। और यहाँ पर जो है टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट, उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ अपलोड किए गए हैं, कुछ फ्री कंटेंट भी यहाँ पर है, उसका भी लाभ लेवें। और जो टेस्ट सीरीज है पूरी गुरुजी के मार्गदर्शन में, पूरे साइकोलॉजी फिनोमिना के तहत, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के तहत क्वेश्चंस को लेकर बनाई गई है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। धन्यवाद।